नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज इस विशेष इंडिया लीगल में हम बात कर रहे हैं कानून मंत्रालय की। न्यायपालिका को निशाने पर लेने वाले किरण रिजिजू अब खुद निशाने पर आ गए। मोदी सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया। माना जा रहा है कि रिजिजू की बेलगाम बयानबाजी उन पर भारी पड़ी। वैसे अब रिजिजू ने शुरू पदभार जब संभाला था तब न्यायपालिका के साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे दिखे थे। सीजीआई चंचूड़ के साथ उनकी खूब पटती थी और जस्टिस रमन्ना भी उनके खासे प्यारे थे। लेकिन धीरे धीरे कानून मंत्री का रवैया बदल गया, उनके तेवर बदलते गए, उनके बोल बदलते गए, मीठे बोल कड़वे बयान में तब्दील होते गए और निशाने पर हमेशा रहे न्यायाधीश। उन्होंने कई बार जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए। रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को गैर संवैधानिक तक बता दिया। कुछ रिटायर्ड जजों को उन्होंने एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा करार दे दिया। रिजिजू ने जजों पर अपने करीबियों को नियुक्ति देने का आरोप तक लगाया। आरोपों की फहरिस्त लंबी रही। रिजिजू की इन टिप्पणियों को सरकार और न्यायपालिका के बीच बढ़ती तलखी के संदर्भ में देखा गया। ये माना गया कि कानून मंत्री मोदी सरकार के निर्देशों के मुताबिक बयानबाजी कर रहे हैं। ये भी माना गया कि उन्हें मोदी सरकार से वरद हस्त प्राप्त है। ये समझा गया कि मोदी सरकार रिजिजू के जरिए न्यायपालिका पर लगाम लगाना चाह रही है। न्यायपालिका और केंद्र के बीच जंग के इतिहास में इस बयानबाजी और कटुता को महज एक नया चैप्टर माना गया। लेकिन फिर एकाएक कानून मंत्री पर गाज की गई, वो भी तब जब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे थे। वो हटा दिए गए। यही नहीं, उनके डिप्टी एसपी बघेल को भी चलता किया गया। अब इस फेरबदल के मायने को समझना जरूरी है। आज के इंडिया लीगल में हम न सिर्फ किरण रिजिजू को हटाने के पीछे की कहानी को समझेंगे, बल्कि रिजिजू और न्यायपालिका के पुराने बैर पर भी नजर डालेंगे। हम न्यायपालिका केंद्र सरकार के आपसी वैमनस्य के इतिहास पर भी नजर डालेंगे। शुरू करते हैं आज का ये इंडिया लीगल। जिस तेजी से किरण रिजिजू कानून मंत्री के पद से हटाए गए, उस पर सवाल उठने लाजमी थे। कानून मंत्रालय बमुश्किल 2 साल तक किरण रिजिजू के पास रहा। उन्हें 2021 में कानून मंत्री बनाया गया। इससे पहले रविशंकर प्रसाद के जिम्मे ये मंत्रालय था, मगर वे भी इसी तरह से अचानक हटा दिए गए थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 4 साल में 2 बार कानून मंत्री बदल दिए गए। तो सवाल उठना लाजमी है कि इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने वाले क्या जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं, या फिर उनसे कुछ उम्मीदें सरकार की हैं, बीजेपी की हैं, जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। पहले भी सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हुए थे। एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल के आरोप वो लगते रहे हैं, टकराव हुए, लेकिन लोकतंत्र के स्तंभों में परस्पर सम्मान और विश्वास बना रहा। मगर किरण रिजिजू ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे कई बयान न्यायिक व्यवस्था पर दिए जिससे विवाद खड़े हुए और अप्रिय स्थिति बनी। किरण रिजिजू बिना किसी भी प्रमाण के हमेशा जजों के खिलाफ बोलते रहे। आज जब कर्नाटक की हार से बीजेपी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो न्यायपालिका के साथ रिश्ते सुधारना भी उसके एजेंडे में आ चुका है। मेघवाल की नियुक्ति के पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि ये बीजेपी की राजस्थान में पकड़ को मजबूत करने की रणनीति भी है, और साथ ही चूंकि मेघवाल बेहद मृदुभाषी हैं, वो न्यायपालिका से भी मृदुल संबंध बनाने में कामयाब रहेंगे। अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं और राजस्थान साल के अंत में विधानसभा चुनाव का सामना करने जा रहा है। एक नज़र डालते हैं कि रिजिजू को कानून मंत्रालय के पदभार से मुक्त करने की पीछे वजह आखिर मुख्य क्या रही। न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा में रहने की हिदायत देने वाले किरण रिजिजू खुद लक्ष्मण रेखा लांघने के जुर्म में कानून मंत्रालय से बाहर कर दिए गए। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर उन्हें अर्थ साइंसेज यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा
कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। बहरहाल मंत्रालय बदलने के बाद किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, निचली कोर्ट के जजों और सभी कानून अधिकारियों का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अर्थ साइंसेज मंत्रालय में भी उसी उत्साह से काम करूंगा जैसा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में करता रहा हूं। किरेन रिजिजू के साथ उनके डिप्टी मंत्री SP बघेल को भी हटा दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उन्हें राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर ये नई जिम्मेदारी दी है। मैं अपने बड़े मंत्री जी डॉक्टर मनसुख जी, अपनी कलीग डॉक्टर भारती और इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पूरे देश के शिक्षक, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, सबके सहयोग से आने वाली जो उम्मीद की है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। दरअसल जब से किरेन रिजिजू ने कानून मंत्रालय का पदभार संभाला था, उनके बयानों से जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार हो रही थी। किरेन रिजिजू ने देश के सबसे बड़े कोर्ट के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने कई बार जजों की नियुक्ति करने वाले कोलिजियम सिस्टम पर सवाल भी उठाए थे। रिजिजू ने इसे गैर संवैधानिक तक बता दिया था। रिटायर्ड जज रिजिजू ने नहीं क्यों हटाए गए किरेन रिजिजू? किरेन न्यायपालिका से काफी वक्त से टकराव चल रहा था जो सरकार को रास नहीं आ रहा था। रिजिजू की बयान सरकार की छवि धूमिल हो रही थी। चुनाव से पहले सरकार न्यायपालिका विरोधी नहीं दिखना चाहती थी। किरेन रिजिजू कोलिजियम व्यवस्था पर खड़े किए थे जिससे जुडिशरी नाराज चल रही थी। रिजिजू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की वकालत कर रहे जिससे न्यायपालिका बढ़ा। रिजिजू ने जजों और रिटायर्ड जजों पर भी टिप्पणी की थी जिस पर पूरी जुडिशरी आ गई थी। रिजिजू से टकराव के चलते न्यायपालिका से सरकार के कार्यों में भी अड़चनें आ रही थी। सरकार की सार्वजनिक तौर पर किरकिरी हो रही थी। अर्जुन राम मेघवाल की नियुक्ति राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो इसी साल होने। मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं। मेघवाल के कद को बढ़ाना बीजेपी को चुनावों में काफी फायदा पहुंचा सकता है। क्या है अर्जुन मेघवाल फैक्टर? अर्जुन राम को मिलाकर अब राजस्थान केंद्रीय मंत्री का कद बढ़ गया है। वो केंद्र के अहम पदों पर बैठे हैं। अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, ओम बिरला, जगखड़ राजस्थान के बुत जिन्हें मोदी सरकार अहमियत दे चुकी है। अब अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय देकर इन मंत्रियों का ही नहीं बल्कि राजस्थान का कद देश की सरकारी प्रणाली में बढ़ गया है। मेघवाल एक लो प्रोफाइल नेता हैं जो न्यायपालिका के साथ तकरार को तूल नहीं देंगे। वैसे माना यह भी जा रहा है कि रिजिजू को हटाने का नहीं है कि न्यायपालिका कोलिजियम की शक्तियों को लेकर सरकार के रुख में कोई बदलाव आया है या वो इस मुद्दे पर नरम पड़ने वाली है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि न्यायिक मामलों और विवादों से निपटने के मोर्चे पर अर्जुन मेघवाल नया दृष्टिकोण लाएंगे और सुर्खियों में लाने वाले सार्वजनिक झगड़ों से बचे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ये सही है कि सरकार न्यायपालिका के साथ हर संघर्ष के दौरान रिजिजू के साथ खड़ी रही, लेकिन मीडिया के ध्यान के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। इसके अलावा मोदी सरकार न्यायपालिका में विश्वास पर बार बार दावा करती रही है, लेकिन रिजिजू के बयानों से ये धारणा बन रही थी कि सरकार देश की न्यायपालिका को खत्म कर देना चाह रही है, वह संविधान के खिलाफ काम करना चाह रही है। इसने सरकार के लिए स्थिति को और जटिल बना दिया। मोदी सरकार इस धारणा को बदलना चाहती थी और शायद यही वजह था कि किरेन रिजिजू को अपना पद छोड़ना पड़ा। केंद्र सरकार न्यायपालिका की ताकत से वाकिफ है। वह जानती है कि न्यायपालिका ने अपने इर्द गिर्द बेसिक स्ट्रक्चर का जो ढाल बना रखा है जिससे कि वो सरकार के किसी भी हमले से बच सकता है। सरकार चाहे जितना भी चाहे वो न्यायपालिका की सहमति के बिना न तो कॉलेजियम में बदलाव कर सकती है, न ही NJAC ला सकती है। न्यायपालिका अगर जुडिशियल ओवर रीच करे तो सरकार के कानूनों और पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है।
पिछले दिनों के कई फैसलों पर नजर डालें तो वो सरकार के खिलाफ हो रहे, चाहे वो महाराष्ट्र संकट रहा हो जिसमें तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए, या फिर दिल्ली एलजी मामला जहां पर दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का हक दिया गया। ये अलग मसला है कि सरकार भी किस कदर तन कर खड़ी होना चाहती है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस फैसले के होने के बावजूद सरकार नई ऑर्डिनेंस लेके आई जिसमें एलजी के अधिकारों को बरकरार रखा गया। हालांकि ये भी चैलेंज हो चुका है, लेकिन इन फैसलों से ये साफ है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका के साथ अभी तक बहुत अच्छे टर्म्स पे नहीं रही है, लेकिन वो दुश्मनी लेते हुए दिखना नहीं चाहती, खास तौर के चुनावी साल में। इसी साल की घटनाओं से मोदी की साख बनेगी जिस पर जनता नजर रखेगी जब वो वोट का वक्त आएगा, और ये एक रणनीति है। केंद्र सरकार भले ही न्यायपालिका के साथ दो हाथ कर, लेकिन सरकार के मंत्री न्यायपालिका पर दखल टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। किरेन रिजिजू की तल्खी इसका उदाहरण है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं न्यायपालिका की शक्तियों से सावधान भी है। नैतिक केसों पर अभी न बाकी है। अगर ये फैसले सरकार के पक्ष में नहीं रहे तो ये चुनावी साल में मुसीबत का सबब बन सकता है। इसीलिए सरकार न्यायपालिका से बंद चाहती है। मेघवाल की एंट्री ये इशारा है। अभी तक कुछ फैसले सरकार के खिलाफ रहे और सख्त भी रहे हैं। महाराष्ट्र विवाद में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे सरकार को बरकरार रहने का फैसला तो सुनाया गया, लेकिन जिस तरह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गलती पर अदालत ने टिप्पणी की है, उससे बीजेपी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। राज्यपाल भगत सिंह को फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश देने के फैसले को गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी कलह में पड़ना राज्यपाल का काम, गवर्नर की जिम्मेदारी संविधान की सुरक्षा की भी होती है। दिल्ली मामले में भी शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सरकार का प्रशासनिक पर नियंत्रण होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली से मंत्रियों की सहायता और सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति का फैसला सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वो एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर आदेश दिया था कि इनकी नियुक्ति अब निदेशक की तरह होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल नियुक्ति करेगा। ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि निर्वाचन आयोग पर सरकार दबाव बनाती है। ये आरोप सरकार पर लगते। ऐसे फैसलों से मोदी सरकार पर दाग लगने का खतरा बना हुआ है। चुनावी साल में ऐसे फैसले महंगे साबित हो सकते हैं। अडानी, हिंडनबर्ग, राहुल गांधी को मानहानि पर सजा के खिलाफ दायर याचिका, ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर फैसला आना बाकी है और इनका सीधा बीजेपी और मोदी सर होगा। संभवतः इन सारी वजहों से रिजिजू को हटाने का बड़ा फैसला अचानक लिया गया। दूसरी ओर राजस्थान चुनाव को ध्यान में रखते हुए अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। कुल मिलाकर ये है कि केंद्र सरकार के लिए फिलहाल न्यायपालिका से दुश्मनी नहीं मोलना चाहती है। यूं तो न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष है और सरकार को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन न्यायपालिका का मान सम्मान करके केंद्र जनता तक भी अपनी अच्छी नीयत की मिसाल पेश करना चाहती है। यह अलग बात है कि कथनी और करनी में कई बार भेद देखने को मिल रहा है। न्यायपालिका वैसे एक ऐसी संस्था है जिसका मान सम्मान लोगों में बहुत है। अगर लोगों के दिलों में ये बात बस जाती है कि सरकार न्यायपालिका को अपने कब्जे में करना चाहती है, तो गलत संदेश जाएगा। ये कोई तानाशाही सरकार तो कर सकती है, लेकिन एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए ये नैरेटिव बेहद खतरनाक साबित हो सकता है कि वो देश में न्याय व्यवस्था नहीं चाहती, सरकार इससे बचना चाहती है। मेघवाल मृदुभाषी हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, लोगों से मिल लेते हैं और माना जा रहा है कि वे डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हैं, इसलिए उन्हें इस डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया गया है। लेकिन अगर किरण रिजिजू को बतौर केंद्रीय कानून मंत्री के उनके कार्यकाल को याद करें तो वो लगातार चर्चा में जरूर रहे। उन्होंने मुखर होकर न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और अपनी
पूरी अंधश्रद्धा सरकार के प्रति रखी। इससे न्यायपालिका बनाम सरकार जैसी स्थिति बनी और इसके चलते सरकार को कई बार असहज होना पड़ा। रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाने के पीछे ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आइए नजर डालते हैं रिजिजू के कुछ हालिया विवादास्पद बयानों पर। किरण रिजिजू बतौर केंद्रीय कानून मंत्री लगातार चर्चा में रहे और उन्होंने मुखर होकर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इससे न्यायपालिका बनाम सरकार जैसी स्थिति बनी और इसके चलते सरकार को असहज स्थिति का भी सामना करना। रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाने के पीछे भी ये भी एक वजह मानी जा रही है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किरण रिजिजू ने न्यायपालिका पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि न्यायाधीश लड़ने या सार्वजनिक जांच का सामना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपने फैसलों से जनता की नजरों में हैं। लोग आपका आकलन कर रहे हैं, आपके फैसले आप न्याय कैसे करते हैं, लोग देख सकते हैं और आकलन करके अपनी राय बनाते हैं। अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे। अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं। मार्च में रिजिजू ने दावा किया था कुछ रिटायर्ड जज हैं, शायद 3 या 4, जो कि एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय का विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। कॉलेजियम सिस्टम पर भी रिजिजू ने हमले किए थे और जजों की नियुक्ति में सरकार को कमान थमाने की बात कही थी। मैं जानता हूं कि देश के लोग जजों को नियुक्त किए बने कॉलेजियम सिस्टम से हैं। संविधान की आत्मा के अनुसार जजों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर हम संविधान की भावना से चलते हैं तो जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम। दूसरी बात यह है कि भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी ये प्रथा नहीं है कि न्यायाधीश अपने भाइयों को न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है, कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। किरण रिजिजू के बयानों के चलते ही बीते कुछ माह पहले ही 90 रिटायर्ड अफसरों ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी और कल को एक पत्र लिखा था। जजों ने भी पत्र लिखकर शिकायत की थी। सरकार ने तब तो ना सुनी, लेकिन अब जब हालात हद से निकलता और चुनाव का डर दिखा तो कार्रवाई की। रिपोर्ट। और रिजिजू के बयानों ने केवल न्यायपालिका को ही एक तरह से रिपल्सिव नहीं बनाया, बल्कि बार भी रिजिजू के खिलाफ रही। बयान बहादुर रिजिजू ने न्यायपालिका को निशाने पर लेने के लिए संसद तक के मंच का इस्तेमाल कर लिया। सरकार उस वक्त चुप रही। क्या ये सरकार की स्वीकृति थी? कहा गया कि मौनम स्वीकृति ही। अब जब पानी सर से निकल गया तब सरकार ने कार्रवाई की। इसका क्या निष्कर्ष निकालें, ये अभी समझना होगा। हमने देखा कि बयान बहादुर रिजिजू के बयान किस कदर उन पर भारी पड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ दी और कब उनके हाथों से कुर्सी निकल गई और वो सीधे धरती से जुड़ गया, यानी कि अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में चले गए। ये अलग मसला है कि इसको भी उन्होंने प्रसाद की तरह लिया है और पहला ही बयान उन्होंने दिया कि जब तक वो इस विभाग में नहीं आए तब तक उन्हें पता ही नहीं था कि धरती के बारे में जानने वाला विभाग कितना महत्वपूर्ण है। और अब बचपन से उन्हें मैप्स बनाने का शौक था और इस वजह से ये विभाग उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में वो यहाँ पर भी बहुत कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें ये स्पष्ट तौर पर समझा दिया है कि अब वो मोदी के प्यारे बच्चे नहीं रहे। विवादास्पद बयान और किरण रिजिजू का रिश्ता बेहद पुराना रहा है। वैसे हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव कोई वैसे नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा है। तमाम सरकारें बदलती रही हैं। लॉ मिनिस्टर से न्यायपालिका
के फैसलों के बीच एक टकराव की स्थिति हमेशा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में ये टकराव गहरा हो गया, खास तौर पर केंद्रीय कानून मंत्री के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए। सवाल तो पहले भी उठते रहे, लेकिन इस बार सरकार ने पैंतरा बदला और पेंडेंसी को मुद्दा बनाकर न्यायपालिका को घेरा। ये पेंडेंसी ही का मसला है जिसके संदर्भ में न्यायपालिका कई वर्षों से सरकार को जजों के नामों की सिफारिश पर जल्द फैसला लेने को कहती रही है, लेकिन किरण रिजिजू ने इसे नया तेवर, नया कलेवर देने की कोशिश की जो उन पर भारी पड़ा। जजों की नियुक्ति पर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच की तकरार संसद से कोर्टरूम तक दिख रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों में संसद पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक है कि देश भर में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। मंत्री ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण जजों की नियुक्ति है। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने लंबित केस कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार का रोल जजों की नियुक्ति में बहुत कम है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम नाम का चुनाव करता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं, और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। किरण रिजिजू ने 2014 में लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या NJAC अधिनियम का भी उल्लेख किया, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कानून मंत्री ने कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति को लेकर हम नई व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तब तक ये सवाल खड़ा होता रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कहने में उन्हें गुरेज नहीं है कि जो देश की भावना है उस हिसाब से हमारे पास व्यवस्था नहीं है। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था, और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहाँ पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। वहीं CJI चंद्रचूड़ ने कई अफसरों पर कॉलेजियम प्रथा का समर्थन किया था और कहा था कि ये पारदर्शक है और सही तरह से काम कर रहा है। आपने जो एक कॉलेजियम के लिए कहा और लोगों का वर्ड भी दिए, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे कार्य से हम देश को दर्शाएंगे कि हम देश की सेवा में एकजुट साथ हैं, ना ही केवल शब्दों से। इससे कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम की भूमिका पर सुनवाई की थी। बेंच ने कहा कि जजों के नाम पर सहमति देने की कोई समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति पर सरकार कानून लाना चाहती है तो लाए, लेकिन जब तक कॉलेजियम है उसका अनुसरण हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विधायिकी के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कानून कोर्ट के न्यायिक परीक्षण के दायरे में आएगा और कोर्ट उसका न्यायिक परीक्षण कर सकती है। जस्टिस कौल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो सरकार को समझाए कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का कॉलेजियम को लेकर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जाहिर है कि सरकार को खुली चुनौती दी थी जो मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाना चाहता है। कानून मंत्री के तमाम दाव पेच सरकार के इसी मंशा को जाहिर करते हैं। लंबित केसों का हवाला देकर कहीं न कहीं सरकार न्यायपालिका को ही कटघरे में खड़ा करना चाहती है, जिससे कि कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठे और NJAC लाने का पक्ष मजबूत हो। वैसे कॉलेजियम को मुद्दा जब बनाया गया तब ये विषय संसद में तत्कालीन कानून मंत्री रिजिजू द्वारा उठाया गया। अगर इस तनातनी की आवाज संसद में गूंजी तो न्यायपालिका ने कोर्ट रूम में सरकार को खरी खरी सुनाई। इस लड़ाई ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। सरकार और न्यायपालिका की तकरार में उपराष्ट्रपति भी पीछे नहीं रहते। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या NJAC सरकार की दुखती रग है। इस मसले को अगर उस वक्त के कानून मंत्री ने उकेरा तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पीछे नहीं रहे। संसद में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने न्यायपालिका को निशाने पर लिया। सरकार के तेवर और मंशा इसी से साफ हो जाते हैं।
न्यायपालिका भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। एनजेएसी पर मुंह की खाने के बाद सरकार अब हर बात को आयोग से जोड़ देना चाहती है, चाहे वो कॉलेजियम हो या फिर जजों की नियुक्ति। शक्ति के बंटवारे के इस खींचतान में संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा भी धूमिल होती नजर आती है। देश का उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब जगदीप धनखड़ पहली बार संसद पहुंचे और सदन को संबोधित किया तो उन्होंने न्यायपालिका पर निशाना साधा था। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग कानून का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बिल के लिए 99वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था, लेकिन इस बिल को 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। न्यायपालिका को आड़े हाथों लेते हुए धनखड़ ने लक्ष्मण रेखा याद दिलाई और ये उस जनादेश का अपमान है जिसके संरक्षक राज्यसभा और लोकसभा है। I urge the members of the House to proactively catalyze evolution of wholesome, cordial ecosystem, ending this aberration. It is institutional, seamless, correct, marked with mutual trust and respect that generates ecosystem best suited for serving the nation. This House needs to catalyze this wholesome environment to promote synergic functioning of constitutional institutions, emphasizing need to respect Lakshman Rekha. The Parliament, in a much-needed historic step, passed the 99th Constitutional Amendment Bill, paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support. The Lok Sabha unanimously voted in its favor, with there being no abstention. This House too passed it unanimously with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्मण रेखा की याद सरकार ने न्यायपालिका को दिलाई है। सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का जिक्र कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने किया था और न्यायपालिका को इसे ना लांघने की नसीहत दी थी। We also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other and also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. अगर सरकार न्यायपालिका पर हमलावर है तो न्यायपालिका ने भी केंद्र सरकार को सख्त जवाब दिया है। पिछले दिनों कॉलेजियम मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कौल ने कहा था कि सरकार क्या इसलिए नियुक्ति के लिए जजों के नामों पर सहमति नहीं जता रही है क्योंकि वर्षों पहले न्यायपालिका ने एनजेएसी कानून को खारिज किया था। सरकार की दलीलें हैं कि संविधान में जो शक्ति और दायरों का बंटवारा है उसका न्यायपालिका बार बार अतिक्रमण कर रहा है। सरकार की दलील है कि अगर संसद में कानून पारित होता है तो उसे न्यायपालिका रद्द कर देता है। ये जनादेश का अपमान है। न्यायपालिका ने कई मसलों में आगे बढ़कर सरकार की नीतिगत फैसलों को चुनौती भी दी है। इस पर भी केंद्र की नाराजगी है। न्यायपालिका का कहना है कि अगर सरकारें जनता के हित का ख्याल नहीं रखेंगी तो न्यायपालिका को न्याय के लिए पहल करनी पड़ेगी। ये न्यायिक सक्रियता सरकार को नागवार गुजर रही है। जब किरेन रिजिजू की बयानबाजी चरम पर थी उस वक्त कई मर्यादाएं लांघी गई। ये इसी से साफ हो जाता है कि उपराष्ट्रपति ने भी न्यायपालिका को निशाने पर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसलिए अगर ये बात प्रचलित हो गई कि मोदी सरकार की न्यायपालिका के खिलाफ ये अघोषित नीति है तो गलती सरकार की थी। केंद्र और न्यायपालिका के बीच तनाव सिर्फ जजों की नियुक्ति को लेकर नहीं है। केंद्र ने कई और मसले उकेरे हैं जिससे कि न्यायपालिका पर सार्वजनिक तौर पर दबाव बनता दिख रहा है। पिछले दिनों किरेन रिजिजू के एक बयान ने केंद्र और न्यायपालिका के बीच तल्खी फिर से बढ़ा दी।
कानून मंत्री ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिकाओं या निरर्थक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करता है तो इससे बहुत अधिक अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। हमें न्यायपालिका से सुनिश्चित करने के लिए कहना होगा कि जमानत के मामलों की सुनवाई वो न करें, क्योंकि इससे दूसरे केस प्रभावित होते हैं। इस टिप्पणी के ठीक बाद एक केस के सुनवाई के दौरान सीजे चंद्रचूड़ ने अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए कानून मंत्री को सख्ती से जवाब दिया। सीजीआई ने कहा कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं, राहत देते हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जनता की न्याय की मांग को हम कैसे अनदेखी कर सकते हैं? केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच वैचारिक मतभेद और तनातनी तो अब जग जाहिर है। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के एक बयान ने न्यायपालिका और सरकार के बीच खटास बढ़ा दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालय को जमानत याचिकाओं या निरर्थक जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करनी चाहिए जो संवैधानिक न्यायालय द्वारा उठाए जाने के लिए प्रासंगिक और उपयुक्त हों। किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हजारों मामलों का जिक्र करते हुए ये बयान दिया। Now most of the pending cases are in the lower courts. Supreme Court has close to 70,000 cases. That too also I have made certain remarks in a very, very good gesture to Honorable Supreme Court that you take up those cases which are relevant and which are appropriate for Supreme Court to take up. If Supreme Court of India starts hearing bail applications, if Supreme Court of India starts hearing all frivolous PILs, definitely it will cause lots of extra burden on the Honorable Court itself. संसद में रिजिजू ने अदालतों के केस निपटारे के संबंध में सदन के सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगभग 70,000 मामले लंबित हैं। रिजिजू ने कहा कि हमें न्यायपालिका से भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहना होगा कि योग्य लोगों को न्याय मिले और अनावश्यक बोझ पैदा करने वालों का ध्यान रखा जाए ताकि वे गड़बड़ी पैदा न करें। When we talk about cases pending which is touching 5 crore, definitely people ask the question to law minister, and in the parliament many questions come that why so many cases are pending. Now if you see more than 4 crore and 25 lakhs cases are pending in the lower courts, where government of India has a stake. We give money support to create better infrastructure, but we have to also ask the judiciary that please ensure that the deserving people are given justice and those unnecessary burdens are also taken care of, that they don't cause disturbances while the court is functioning or court is discharging its duties. उधर कानून मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणियों पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है। सीजीआई के कमेंट एक सुनवाई के दौरान आए, मगर उसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। खास तौर पर रिजिजू की टिप्पणियों के संदर्भ में सीजीआई के ऑब्जर्वेशन को जोड़कर देखा जा रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है तो हम यहाँ किस लिए हैं? तब तो हम संविधान के अनुच्छेद 136 का उल्लंघन कर रहे हैं। सीजीआई यही नहीं रुके, उन्होंने हर मामले की महत्ता पर जोर दिया और उसे नागरिकों के हक, निजी स्वतंत्रता और न्याय की पहुंच से जोड़ा। सीजीआई ने कहा, जब आप यहाँ बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला छोटा नहीं होता और कोई मामला बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ अंतरात्मा की पुकार और नागरिकों की स्वतंत्रता की पुकार का जवाब देने के लिए हैं। यही यहाँ कारण है। ये बंद मामला नहीं है। जब आप यहाँ बैठते हैं और आधी रात को रोशनी जलाते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर रोज कोई ना कोई मामला ऐसा ही होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अहस्तांतरणीय अधिकार है। ऐसी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना कर्तव्य निभाता है, ना अधिक और ना ही कम। गौर करने की बात है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत है जहां पर संवैधानिक मसलों सुनवाई को महत्व दिया जाता है, लेकिन अदालत एपिलेट जुरिडिक्शन भी है जिसमें गैर संवैधानिक मसले सुने जाते हैं। आज जमानत याचिका इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि इसमें निजी आजादी का मामला जुड़ा है और तमाम हाई कोर्ट और निचली अदालतों में अगर सुनवाई देर से हो रही हो या फिर अदालती फैसले से पीड़ित की संतुष्टि नहीं हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
ये अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक तौर पर भी जरूरी है। इन हालातों में कानून मंत्री का ये बयान अपने आप में संवैधानिकता के मसले पर कमजोर दिखा। नागरिक स्वतंत्रता और न्यायपालिका खास ध्यान देता रहा है। ऐसे में जब जमानत प्रक्रिया के खिलाफ किरण रिजिजू का बयान आया तो सीजे चंद्रचूड़ ने सख्ती दिखाई। आज भी बेल कानून में बदलाव और इसे और न्याय संगत के लिए सीजीआई प्रयासरत हैं। राजद्रोह कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उसकी न्यायिक विवेचना होगी। यूएपीए के बेल प्रावधानों में भी बदलाव की बात होती रही है। अदालत जेल में बंद कैदियों और बेवजह न्यायिक हिरासत के खिलाफ रही है। इस मसले के खिलाफ बोलकर तत्कालीन कानून मंत्री रिजिजू ने नासमझी ही दिखाई थी। उधर न्यायपालिका के साथ रंजिश के सबक सबको याद रखना चाहिए। इंदिरा के इमरजेंसी राज में जिस तरह से संविधान और न्यायपालिका के धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, वो हमें याद रखना ही चाहिए। हमें बहुमत सत्ता वाली सरकार के खतरों से सावधान रहना जरूरी है। इस दौर में सरकार के हमलों को झेलकर जिस तरह से न्यायपालिका मजबूत होकर निकल के आई, वो भी मिसाल है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी इलाहाबाद से बड़े अंतर से सीट जीत कर आई थी। इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया। राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इंदिरा सुप्रीम कोर्ट गई और 25 जून को इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंडीशनल स्टे दिया गया, जिसके तहत वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, पर मताधिकार छीन लिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया और इस पूरे ताने बाने को न्यायपालिका के नजरिए से कैसे देखा गया, आइए दिखाते हैं। कॉलेजियम बनने का इतिहास अगर दिलचस्प है तो उतना ही दिलचस्प है इंदिरा राज के दौरान न्यायपालिका और सरकार में नूरा कुश्ती और न्यायपालिका का उत्थान। 1990 के बाद के 2 दशकों के दौरान भारत के सुप्रीम कोर्ट की ताकत और कद में खासी वृद्धि हुई है। इस दौरान 1993 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। इसी के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों को प्रमुखता दी गई और कई ऐसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करके अपनी न्यायिक समीक्षा शक्तियों का विस्तार किया। लेकिन इंदिरा गांधी युग के कड़वे अनुभवों के जरिए ही न्यायपालिका मजबूत हुई। इस दौरान हुई ज्यादतियों के संदर्भ में न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समाधान ढूंढा और न्यायाधीशों की कॉलेजियम प्रणाली शुरू की गई, जिसमें न्यायिक नियुक्तियों में सरकार की भूमिका कम कर दी गई। आइए इतिहास के इन्हीं पन्नों को फिर से पलटते हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के एक फैसले ने देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इंदिरा गांधी पर अनियमितता के आरोप में राजनारायण द्वारा दायर याचिका पर अदालत ने न केवल इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया, बल्कि उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। 12 जून के बाद समूचा विपक्ष एकजुट हुआ और न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। 25 जून को इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंडीशनल स्टे दिया गया, जिसके तहत वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं, लेकिन मताधिकार छीन लिया गया। दरअसल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े अंतर से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इंदिरा सुप्रीम कोर्ट गईं। 25 जून को इंदिरा गांधी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंडीशनल स्टे दिया गया, जिसके तहत वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन मताधिकार छीन लिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का फैसला किया। जब आपातकाल घोषित किया गया था, तब संविधान के अनुच्छेद 359 ने सरकार को आपातकाल के दौरान तमाम मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति दी थी।
इसी के मद्देनजर आपातकाल के 2 दिन बाद 27 जून 1975 को राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें नागरिकों के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 कानूनी तौर पर समानता और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण के तहत मिले मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कोर्ट जाने पर रोक लगा दी गई। इसका सीधा मतलब ये था कि इस आदेश ने अवैध गिरफ्तारी और नजरबंदी को चुनौती देने के लिए नागरिकों के अदालतों की तरफ रुख करने का रास्ता बंद कर दिया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालयों के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। पीठ ने बहुमत से सुनाए फैसले में कहा कि कोई भी अदालत से कोई राहत नहीं मांग सकता, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया है, भले ही नजरबंदी का आदेश अनाधिकृत या दुर्भावनापूर्ण हो या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया हो। हालांकि जस्टिस खन्ना बहुमत के फैसले से असहमत थे, जिसकी कीमत उन्हें चीफ जस्टिस पद से वंचित रहकर चुकानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होने के बावजूद 1977 में उन्हें दरकिनार करके जस्टिस बेग को चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस खन्ना ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरे केसों में भी कड़े और सरकार विरोधी फैसले देने वाले जजों पर भी गाज गिरी। इन आदेशों को पारित करने वाले हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों को बदले की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस रंगराजन और जस्टिस आर अग्रवाल की पीठ 28 अप्रैल 1976 को द इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार कुलदीप नैयर के बचाव में आगे आई और मीसा के तहत उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया। जस्टिस अग्रवाल, जो उस समय एक अतिरिक्त न्यायाधीश थे, हाई कोर्ट में स्थायी जज के पद पर नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई, जबकि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उनके नाम की सिफारिश करते हुए उन्हें हाई कोर्ट की संपत्ति बताया था। आपातकाल के दौरान अवैध गतिविधियों की जांच के लिए 1977 में जनता पार्टी सरकार की तरफ से नियुक्त शाह आयोग ने जस्टिस अग्रवाल के मामले पर विचार किया और इसे अधिकारों और सत्ता के दुरुपयोग का मामला करार दिया। बेंच के दूसरे जज जस्टिस रंगराजन का ट्रांसफर गुवाहाटी हाई कोर्ट में कर दिया गया। कुछ ऐसे अनुभवों से न्यायपालिका इंदिरा गांधी के राज में कुछ ऐसे ही अनुभवों से न्यायपालिका गुजरी। इसके बाद न्यायपालिका ने केशव नंद भारती केस फैसले से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर अवधारणा से संविधान विरोधी सरकार कानूनों को रद्द ही नहीं किया, बल्कि अपनी आजादी भी निश्चित की। वहीं 1998 में तीसरे जज केस फैसले से न्यायपालिका ने कॉलेजियम की स्थापना की और जजों की नियुक्ति में अपने को सर्वोपरि रखा। जजों की नियुक्ति पर आज के दौर में जो सरकार और न्यायपालिका के बीच कशमकश चल रही है, उसकी जड़ें कई दशक पहले तक जाती हैं। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने के लिए कानून बनाया गया। इससे जजों की नियुक्ति सरकार के हाथों में आ सकती है, लेकिन न्यायपालिका ने इस कानून को संविधान की कसौटी पर परखा और इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ पाया और इसे रद्द कर दिया गया। बस यहीं से खटास पैदा हो गई जो आज तक बनी हुई है। सरकार जज नियुक्ति पर अपना कब्जा चाहती है और न्यायाधीश अपना हक छोड़ना नहीं चाहता। सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी की शुरुआत साल 2014 से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में एनडीए सरकार बनी तो केंद्र सरकार साल 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या एनजेएसी अधिनियम लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह अब एनजेएसी प्रावधानों के तहत काम हो। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस, 2 विशेषज्ञ। 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 सदस्य पैनल को करना था। ये प्रावधान भी किया गया कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल पर बदलते रहेंगे। 2014 में संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार ने कुछ और अहम बदलाव किए। बड़ा बदलाव ये था कि संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो भविष्य में
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है या उसमें फेरबदल कर सकता है। अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की राय को तरजीह देने की बात कही गई है और सरकार का इस तरह का दखल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करके निर्णय करेंगे। कोर्ट ने संविधान में लिखे शब्द कंसल्टेशन की व्याख्या सहमति के रूप में की, यानी विचार विमर्श को सीजीआई की सहमति माना गया। संविधान में सरकार और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तौर पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और इसके लिए वो विधायिका के उन फैसलों की समीक्षा भी कर सकता है जो उसके अनुसार संविधान की मूल भावना के अनुकूल न हो। ये सवाल भी उठता है कि जब सरकारें ही जज नियुक्त करेंगी तो सरकार को चुनौती देने वाली जनहित के मुकदमों में किस हद तक न्याय की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सरकार का चुना हुआ व्यक्ति सरकार के फैसले को गलत ठहराए, इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है। कहा जाता है कि न्यायपालिका पर सरकार दबाव इसलिए बनाती है क्योंकि वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाना चाहती है, इसीलिए कॉलेजियम की आलोचना भी की जाती रही है। लेकिन सरकार शायद भूल रही है कि सर्वोच्च अदालत एक बार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन कानून को रद्द कर चुकी है और अगर दोबारा ये बिल लाया गया तो यही हश्र होगा। लेकिन किरण रिजिजू को हटाना मोदी सरकार का एक डैमेज कंट्रोल वाला कदम भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि एक बार फिर से हालात सामान्य बन पाएंगे, और अगर बन जाते हैं तो क्या न्यायपालिका पर दबाव नहीं बनाया जाएगा? क्या गारंटी है कि मंत्रियों की तरफ से बयानबाजी बंद नहीं होगी और फिर से वो इस तरह का कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि हमारे प्रजातंत्र को ठेस पहुंचे? सरकार अगर गैर जिम्मेदाराना सियासी बयानबाजी के प्रति सख्त है तो लोकतंत्र के एक स्तंभ पर हो रहे हमलों पर चुप क्यों है? न्यायपालिका पर जनता की आस हमेशा बनी रहती है। जब पॉलिटिकल क्लास जनता को निराश कर देता है तो वो न्यायपालिका के शरण में चली जाती है। सरकार को अगर जनता का विश्वास जीतना है तो उसे न्यायपालिका का सम्मान करना सीखना होगा या दिखना होगा। न्यायपालिका पर खुलकर टिप्पणी करना सरकार के लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है। हालांकि न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों की स्थिति बिल्कुल उलट है। वो खुलकर कुछ नहीं बोल सकते, पलटवार तक नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। वे बस अदालती कार्रवाई के दौरान अपना गुस्सा सरकार पर निकाल सकते हैं और वो भी ओरल ऑब्जर्वेशन के जरिए, न कि फैसलों के जरिए। सरकार को लक्ष्मण रेखा की महत्ता समझ लेनी चाहिए और जैसे ही लक्ष्मण रेखा के महत्व को समझा जाएगा वैसे ही दोनों के भी सामंजस्य बैठ जाएगा। एक मंत्री ने जब लक्ष्मण रेखा पार की तो उसे हटा दिया गया, लेकिन अगर सरकार बार बार लक्ष्मण रेखा लांघती है तो उसका क्या करें? आज हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इंडिया लीगल में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपके सामने होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।